हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से आप लोग हर एक क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है, हमने हिंदी में बहुविकल्पी अति लघु और लघु के सारे प्रश्नों को पढ़ा दिया और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको 2019-2022 का संपूर्ण हल सहित प्रश्न पत्र करवा दिया है, समझा दिया है। वहाँ से जाइए आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी कर लीजिए हिंदी का। वहाँ से आप लोग कैसे 25 नंबर का होता है और 1 घंटे का पेपर होता है, तो बहुत ईजी होता है। आप लोग जाके ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो वर्ष 2023 का हल प्रश्न पत्र देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है। देखिए मूल स्वर है, मूल स्वर क्या है? अ ई ओ ऊ और री, ये आपका क्या जाएगा? मूल स्वर है। यही क्या है? फंडामेंटल है आपका अ ई ऊ री, इसी से और बना है। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? य व ड ढ झ ज र ल। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। नहीं बताना, चलिए दिखाई देता हूँ उत्तर इसका। देखिए धीरे से देख लीजिए, चलिए। हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? य और व हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? य और व हो जाएगा। चलिए बता दिए। अब ये नहीं बताएंगे। निम्न अक्षर में महाप्राण है। महाप्राण कौन है? क है, ह है, य है, च है। तो कौन है आपका महाप्राण? चलिए आप लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक करके सोच लीजिए, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं क्या हो जाएगा अक्षर में महाप्राण। तो महाप्राण क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आप बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए। वानर क्षेत्र पट मिष्ठान। तो क्या हो जाएगा? उत्तर दिखा दिए, हम बता ही देंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? वानर, ठीक है। जंगम का विलोम शब्द, देखिए इसका उत्तर आपने नहीं दिखा। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुष्ट स्थिर पूर्ण स्थावर। तो जंगम का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर फटाक से। तो क्या हो जाएगा? अस्थावर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका लास्ट प्रश्न पत्र मैंने ये आपको करा रहा हूँ 2023 का। बाकी का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले होंगे, आपको मैं एक एक वीडियोज़ और प्रोवाइड करता चला जाऊँगा। चूँकि अभी आपका ख़त्म हो गया, ये आपके लिए इनफ है। मैंने जितना पढ़ाया है वो आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है। अति लघु उत्तरी प्रश्न देखिए, 5 प्रश्न हो गया आपका बहुविकल्पी, ठीक है, 5 नंबर का। अब अति लघु उत्तरी ये 6 नंबर का, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 5 11 नंबर का, और 7 प्रश्न 2-2 नंबर का, 14 नंबर का वो हो जाएगा। यानी कि 11 14 25, यानी कि 1 घंटा में आप लोग करेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए आप, अति लघु उत्तरी प्रश्न, स्वराघात किसे कहते हैं? तो उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। जब कोई वक्ता क्या करता है, बोलता है, तो किसी शब्द समूह या वर्णों पे विशेष बलाघात देता है, विशेष बल प्रदान करता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसी ही आरोह यानी कि उसी चढ़ाव और उसी अवरोह यानी कि उसी उतराव को, यानी कि चढ़ाव और उतराव को क्या कहते हैं? स्वराघात। जैसे सारे गामा पाधा निशा जो लोग ऐसे करते हैं, ये क्या है? स्वराघात में कभी सारे ऐसे नहीं करते हैं सॉन्ग में गाना, या ओम ऐसे कर रहे हैं, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? स्वराघात हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ण में मुखद्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल आती है। जैसे लौ, आप लौ को बोलिए, आपका जो मुखद्वार है बीच में बंद हो जाएगा। लौ लौ, देखिए मुखद्वार आपका बीच में बंद हो जाएगा जीभ से, लौ, और हवा क्या होगी? दोनों ओर निकल जाती है। जैसे पार्श्विक वर्ण आपका लौ, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस करिए, लिखिए बैठ के, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को पास करिए और अच्छे से आप पूरा डीएलएड पास करिए और टीचर बनिए। लिपि को परिभाषित कीजिए। भाषा को लिखने की वह विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे क ख, ये सब क्या है? लिपियाँ ही तो हैं, भाषा को प्रकट कर रही हैं विशेष चिन्हों के माध्यम से। तो क्या हो गई लिपि? देखिए लिपि या स्क्रिप्ट। तो भाषा को लिखने की वह विधि है जो मुख से क्या होती है? उच्चारित ध्वनि, ठीक है, या लिखने में जो ध्वनि विशिष्ट चिन्ह रूप से क्या होती है? निर्धारित होते हैं, उन्हीं हम लोग लिपि कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य का क्या हो जाएगा? अनार्य, ठीक है। आर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनार्य। उन्नति का आपका अवनति, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए।
तो क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं या कारक कहते हैं। साधारणतः कारक का अर्थ है करने वाला, तो कारक का क्या अर्थ होता है? करने वाला। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो, ठीक है। तो कारक का मतलब क्या होता है? करने वाला, यानी कि क्या करता है? ये क्रिया को पूर्ण करता है, यानी कि वर्ब को पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है, कारक कहलाता है। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में, ठीक है, रावण को बाणों से मारा, ठीक है। आपको पता है जो भगवान दशरथ के पुत्र राम थे उन्होंने क्या किया था? भगवान राम ने रावण को क्या किया था? वध किया था अपने बाणों से। तो जो ने है आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये कारक चिन्ह हो जाएगा। तो इस वाक्य में पुत्र, राम, लंका, रावण तथा बाण ये शब्द क्या है? कारक हैं, ठीक है। अपादान कारक का चिन्ह से या साथ अलग होने के योग से है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन कारण हैं? तो बच्चे अशुद्ध उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे कुछ क्या होते हैं, कुछ डेफिशिएंसी वाले होते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम होती है अलग से, या उन्हें मात्राओं का डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो अयोगवाह का अर्थ एवं परिभाषा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण हैं। आपको पता है हिंदी वर्णमाला 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक स्वर से और एक व्यंजन से। स्वर 11, व्यंजन आपके कितने हो जाएंगे? 33, ठीक है। इनके अतिरिक्त भी क्या है? 2 वर्ण हैं, अंग तथा अह। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है। अंग और अह क्या लिखे हैं? स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। तो चलिए अयोगवाह की परिभाषा देख लेते हैं। तो अंग अह 2 वर्ण ऐसे हैं जो न तो स्वर हैं और न व्यंजन हैं, पर इनकी स्वतंत्र ध्वनि है, यानी कि अंग और अह क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह मतलब ये, यानी कि जो योग अंग और अह होता है, ठीक है। अयोगवाह के भेद देखिए, अंग और अह अयोगवाह के 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो अयोगवाह के कितने प्रकार हैं? तो अयोगवाह क्या है? न तो स्वर है न तो व्यंजन है, ठीक है। स्वर और व्यंजन के बाद प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अयोगवाह 3 प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ठीक है। तो अयोगवाह के अंतर्गत कौन आता है? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो देखिए अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका से होता है। स्वरों के समान इसकी मात्रा भी वर्णों पर लगाई जाती है। इसका चिन्ह देखिए, एक लाइन और ऊपर बिंदी होता है, जैसे गंगा, बंदर आदि। तो गंगा के ऊपर जो बिंदी लगा है ना, देखिए बिंदी, यही क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका भेद है? अयोगवाह का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अयोगवाह मतलब न तो स्वर न तो व्यंजन, और ये अलग से वर्णमाला से स्वर और व्यंजन के अलग अलावा भी प्रयोग किए जाते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार हमने पढ़ लिया, चलिए अब अनुनासिक पढ़ते हैं। देखिए अनुनासिक, जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? जब मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चंद्र बिंदु मतलब एक कटोरी और ऊपर एक बिंदी, ठीक है। समझाने के लिए कटोरी में बोल रहा हूँ, चंद्र बिंदी लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट, अनुनासिक, नासिक मतलब नाक। देखिए नाक आया है तो नाक से ही बोला जाएगा, अनु यानी नाक से बोला जाता है। जैसे उंगली, उंगली, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ठीक है। चंद्र, जाएं, आंधी, ये सब क्या है? देखिए ऊपर ये कटोरी और एक बिंदी लगाइए, क्या जाएगा आपका? अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। तो अयोगवाह का तीसरा प्रकार आपका विसर्ग। इसका उच्चारण आधे ह की भांति होता है, जैसे स्वर के समान इसकी मात्रा व्यंजन पर भी लगाई जाती है। यानी कि जो विसर्ग होता है स्वर और व्यंजन दोनों पे लगाया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस स्वर पे ही लगाया जाए चाहे व्यंजन पे ही लगाया जाए। यानी कि जो विसर्ग होता है स्वर और व्यंजन दोनों पे लगाया जाता है। जैसे प्रायः, तो जब प्रायः बोल रहे हैं तो देखिए यह बोल रहे हैं तो ये आधा ह के समान उच्चारण हो लगने प्रायः, अंतः, ठीक है।
विकीर्ण, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। संस्कृतः, ये आपका विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अयोगवाह देखिए एक बार और ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जरूर पूछेगा एग्जाम में। अयोगवाह, तो अयोगवाह के ठीक है जो न स्वर न व्यंजन अंग और अह होता है, इसके 3 भेद होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पेस्टाइल जी की रचनात्मक विधि को समझाइए। इस प्रश्न को मैंने करा दिया है, जाइए पढ़ लीजिए। सिरोरेखा को भी मैंने बताया है, इसके प्रीवियस जो प्रश्न पत्र है उसमें सिरोरेखा को एक्सप्लेन किया है, तो बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये भी चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। ठीक है, तो उच्चारण स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण। देखिए, बालकों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्गम, यानी कि उचित ध्वनि निर्गम माने निकालना से परिचित कराना ही आवश्यक है, ताकि वे उच्चारण संबंधित भूल न करें। उच्चारण वर्णों का विवरण नीचे दिया गया है, तो चलिए देखिए। वर्ण है, स्वर है, उच्चारण स्थान वर्ग है। देखिए स्वर और व्यंजन, कंठ, कंठ है। ठीक है, देखिए अ आ क ख, देखिए अ आ और आ, ये क्या है? एक सेकंड यहाँ देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो, एक सेकंड कि अ आ अंग, ये क्या है? देखिए आपका इसका भी उच्चारण किया जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे बॉक्स में, ये ग्रीन वाले बॉक्स में, ग्रीन वाले बॉक्स में ये हो जाएगा आपका कंठ, ये भी क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग भी क्या हो जाएगा? कंठ। ये सब कंठ में आते हैं, यानी कि अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग जितने होंगे सब कंठ होंगे इसके उच्चारण स्थान। अब देखिए ये स्वर में आपका, देखिए ये स्वर में देखिए ये ई, छोटा ई और बड़ा ई, य छ ज झ इय य स तथा ज्ञ, ये सब क्या देंगे? तालु, कोमल तालु या तालव्य कहलाते हैं। री, ऋषि वाला री। ठीक है, ट ठ ड ढ अण र तथा बड़ा स, ये सब मूर्धा यानी कि कठोर तालु। कठोर तालु को क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना आप लोग, कठोर तालु को मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य। ड और ढ, मूर्धा जीभ की रगड़, ये मूर्धन्य हो जाएगा। त थ द ध त्र, ये क्या हो जाएगा? आपका दंत हो जाएगा, यानी कि दांत में इसका उच्चारण स्थान है। न ल स तथा ज, ये वर्त से, मसूड़े। न ल स तथा ज, ये क्या है? मसूड़े। मसूड़े क्या कहते हैं? वर्तस्य, वर्तस्य। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, प फ ब और भ म, ये सब क्या जाएगा? देखिए ये ओष्ठ और ओष्ठ्य। ए ऐ और छत्तीसगढ़ छ, कंठ तालु और कंठ तालव्य। ठीक है, ओ क्या हो जाएगा? देखिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप लोग जरूर बना लीजिए। एग्जाम में आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है। वर्णमाला में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कंठ तथा ओष्ठ है। तो ओ और औ क्या हो जाएगा? आपका कंठ तथा ओष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठय हो जाएगा। व और फ, तो व और फ क्या हो जाएगा? दंत और ओष्ठ है। ठीक है, तो व और फ आपका क्या हो जाएगा? दंत और ओष्ठ, यानी कि दंतोष्ठय कह देंगे कंबाइंड रूप में। अंगड़नम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? इसका अनुस्वार, अनुस्वार अथवा चंद्र। अनुस्वार क्या कहते हैं? चंद्र कहते हैं। ये अनुस्वार का बस बिंदु जाएगा और चंद्र बिंदु ये हो जाएगा। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक, सॉरी ये चंद्र बिंदी का कहाँ से होता है? अनुनासिक ही होता है चंद्र बिंदी, और नासिका होता है अनुस्वार। क ख ग घ क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, और जिह्वा का मूल, कंठ जिह्वा या मूली हो जाएगा। तो ये आपके वर्णों के उच्चारण स्थान हो गए। देखिए ऐसे आपका चार्ट है, ये आप चार्ट आप लोग बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए हाँ, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। ठीक है, लिखने का, अपने भावों विचारों को प्रकट जब हम लोग लिख करके करते हैं तो उसका क्या महत्व है, ये आप लोग बता लेंगे।
वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, तो प्रश्न नंबर 17 है, वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वर्णों को लिखते समय सावधानियाँ, तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास होता है। तो प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह स्वयं भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करे और विद्यार्थियों को भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दे। इसके साथ साथ शुद्ध लिखने का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। ऐसा करने से वर्तनी के बहुत सारे दोष दूर हो सकते हैं। जो बच्चे ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते वे प्रायः शब्दों को अशुद्ध लिखते हैं। जो बच्चा शुद्ध उच्चारण करेगा, शुद्ध लिखेगा, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, वर्णों को लिखते समय यही सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। 12 खड़ी का अभ्यास। देखिए 12 खड़ी का अभ्यास क्या है, चलिए पढ़ते हैं। पहले मात्राओं को अशुद्ध ज्ञान कराने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की मात्राएं लगाकर अभ्यास कराया जाता था। ठीक है, पहले मात्राओं को अशुद्ध ज्ञान कराने के लिए क्या किया था, प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की मात्राएं लगाकर अभ्यास कराया जाता था। यह था जैसे चौ यानी कि ककहरा, ठीक है, चौ चा ची ची चू चू चे च चो चौ चंग चह, ठीक है। यह आपका इस अभ्यास को पुनः लागू किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को 12 खड़ी ककहरा पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इससे विद्यार्थी त्रुटियां नहीं करेंगे और मात्राओं का भी ठीक से प्रयोग करना सीख जाएंगे। ठीक है, पहले ये पढ़ाया जाता था, जो लोग छोटे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। ठीक है, अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार का अभ्यास लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, ये दूर हुआ है कि नहीं हुआ है, जरूर हुआ है। व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए, तो विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का समुचित ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। यथा एक वचन से बहुवचन बनाना, लिंग परिवर्तन करना, संधि आना चाहिए, समास, अनुस्वार, चंद्र बिंदु कहाँ लगाना, कहाँ उपसर्ग, कहाँ प्रत्यय, कारक, विभक्ति आदि की समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की अशुद्धियाँ कम हो सकती हैं। कारण यह है कि अधिकांश बच्चे व्याकरण का समुचित ज्ञान न होने के कारण ही अशुद्धियों को करते देखे गए हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, लिपि का समुचित ज्ञान। तो अक्षर विन्यास की विशुद्धियों अशुद्धियों को दूर करने के लिए छात्रों को लिपि का समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए। साथ ही उसे मात्राओं का भी समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए, तो उसकी अशुद्धियाँ कम होंगी। ठीक है, आपको भी पता है बच्चे मात्रा जब सही करेंगे तो अशुद्धियाँ नहीं होंगी। उदाहरण के रूप में छोटे बच्चे को ह्रस्व यानी कि छोटा ई की मात्रा लगाने का पता नहीं होता। उन्हें बताया जाना चाहिए कि ह्रस्व स्व मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, ठीक है, और दीर्घ को मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। इसी प्रकार रेफ का प्रयोग का भी उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। प्रश्न देखिए चौथा, वाचन अभ्यास होना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को स्वर तथा मौन वाचन यानी कि चुपचाप पढ़ने का, छात्रों को स्वर और मौन वाचन की अधिकाधिक अभ्यास करना चाहिए। वाचन के फलस्वरूप विद्यार्थी वाचन में वर्तनी के शुद्ध रूप को देखते हैं, यानी कि बच्चे जब किताब देख के पढ़ेंगे तो वो जान जाएंगे कौन से शब्द पे कहाँ पे कौन मात्रा लगाना है, देखेंगे तो शुद्ध रूप उनको याद आ जाएगा। और वाचन के शुद्ध रूप ही उनके स्मृति पटल यानी कि मानस पटल पे, ठीक है, मेमोरी में उनके क्या होता है, अंकित हो जाता है, छप जाता है। वाचन का अभ्यास कराने से बच्चे शुद्ध वर्तनी लिखना सीख जाते हैं। पांचवा क्या जाएगा, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास होता है। तो शिक्षक को यह भी कर्तव्य बनता है कि वह विद्यार्थियों को तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराए। परीक्षा के लिए यह अभ्यास बड़ा उपयोगी है। छठवां आपका शब्द पुस्तिकाएं बनवाना। तो छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करने का एक प्रमुख उपाय है कि उन्हें शब्द पुस्तिकाएं बनाने के लिए कहना, यानी कि शब्द अर्थ लिखने के लिए, उसमें वर्ड और मीनिंग्स लिखने के लिए एक अलग से बच्चों का कॉपी बनवा देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, वाचन किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार लिखिए। तो वाचन क्या कहते हैं, अपने भावों विचारों को मौखिक रूप से हम लोग प्रकट करते हैं, उसे ही हम लोग वाचन कहते हैं। वाचन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है सस्वर वाचन, ठीक है, एक होता है आपका मौन वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमने 2023 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। आप अगर ये दो वीडियोस मेरा जो देख लेते हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर का लिंक हमने इसमें दे दिया है, वो वाला वीडियो और ये वीडियो, तो आपको 20+ प्रश्न लाने में
कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग संस्कृत के प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।